Good morning, students of BSc Part 2nd. थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में थर्ड पेपर हमारा चल रहा था। आज उसका लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम नर्स्ट हीट थ्योरम और थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग लो टेम्परेचर का उत्पादन के बहुत सारी विधियां पढ़ चुके हैं। इन सभी विधियों को हमने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन सब विधियों के द्वारा हम 0.4 केल्विन तक केवल लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने की विधि अभी तक प्राप्त कर पाए हैं, जिसके द्वारा हमने जो लो टेम्परेचर प्राप्त करने की जो विधि हमने पढ़ी थी वो थी रुद्रोष्म विचुंबकन द्वारा, यानी एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा कूलिंग इफ़ेक्ट। इस विधि के द्वारा भी जैसे जैसे हम आगे नई विधियां आती गई 0.003 केल्विन तक का तो टेम्परेचर प्राप्त करना संभव हो पाया, लेकिन इससे कम टेम्परेचर, जिसे हम ये कहें कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, उसको अभी तक भी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डायमैग्नेटाइजेशन के द्वारा भी और न्यूक्लियर डायमैग्नेटाइजेशन के द्वारा भी 1.2 × 10⁻⁻⁶ केल्विन, यानी इतना स्मॉल टेम्परेचर तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक अभी कोई भी विधि ऐसी नहीं है जिसमें हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर प्राप्त कर सकें। आज हम अर्नेस्ट हीट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। इसे हम थर्मोडायनेमिक्स के तीसरे नियम से भी जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ था, जैसा कि हम इससे पहले पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं आपको, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम से हमने एंट्रोपी को परिभाषित किया था कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी दो साम्य अवस्थाओं के बीच का जो अंतर है उसको हम एंट्रोपी के द्वारा, दो साम्य अवस्थाओं की जो एंट्रोपी है उनके बीच का जो अंतर है उसको हमने थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ के अंदर डिफाइन किया था। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ था dQ = dS/T। जब दो अवस्थाओं के बीच में एंट्रोपी का अंतर ज्ञात किया जाता है तो हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी का पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट एंट्रोपी का अर्थ है कि कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके संदर्भ में हम एंट्रोपी का मान ज्ञात कर रहे हैं किसी भी निकाय का। तो किसी भी निकाय की एंट्रोपी ज्ञात करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इस रेफरेंस पॉइंट की एंट्रोपी यानी एंट्रोपी की सीमा ज्ञात करने के लिए नर्नेस्ट ने सबसे पहले 1906 में इसको प्राप्त करने का एक सिद्धांत यानी एक प्रिंसिपल दिया, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं नर्नेस्ट हीट थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑल रिएक्शंस प्रोसीड विदाउट चेंज इन द वैल्यू ऑफ टोटल एंट्रोपी, यानी परम शून्य ताप पर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होती हैं, कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है। सो नर्नेस्ट हीट थ्योरम स्टेट्स दैट द एंट्रोपी चेंज फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस गोज टू ज़ीरो as the temperature goes to zero. It states as the temperature of the system approaches to absolute zero, its entropy becomes constant or change in entropy delta S goes to zero. This is the statement of Nernst heat theorem. इस नर्नेस्ट हीट थ्योरम को ही हम थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम भी के द्वारा भी जानते हैं। परम शून्य ताप पर, या इसे कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होता है। अर्थात यदि निकाय परम शून्य ताप पर है तो उसकी एंट्रोपी यूनिवर्सल कांस्टेंट रहती है। इसी स्टेटमेंट को एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से भी पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो जनरली शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप में कई बार इसको
साइंटिस्ट के नाम से भी पूछा जाता है कि प्लैंक के अनुसार स्टेटमेंट क्या था। सो प्लैंक के अनुसार परम शून्य ताप पर ठोस या द्रव की एंट्रोपी शून्य होती है। द एंट्रोपी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ नर्नेस्ट हीट थ्योरम। इस नर्नेस्ट हीट थ्योरम के द्वारा हम परम शून्य ताप के निकट पदार्थों का व्यवहार, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी नेचर किस तरह से हो जाती है, वो सब हमें बताने में हेल्प करता है। सो थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ का यही महत्व है। इसीलिए इसी की सहायता से ही हम पदार्थों की एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन भी की जा सकती है, और इसी के द्वारा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब का भौतिक यानी फिजिकल अर्थ भी ज्ञात किया जा सकता है। और ये सभी जो नियम हैं ये प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ही लागू होते हैं। ठीक है। सो ये कहलाता है हमारा, इसको यदि हम एक लाइन में कहें, यदि हम एक फॉर्मूले के रूप में नर्नेस्ट हीट थ्योरम को या थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ को डिफाइन करना चाहें तो दैट इज इक्वल टू लिमिट T टेंड्स टू जीरो, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो लिमिट T टेंड्स टू जीरो, ST यानी एंट्रोपी गोज टू जीरो, यानी ST इज इक्वल टू जीरो। तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल, थर्मोडायनेमिक्स के तीसरे नियम का मैथमेटिकल फॉर्म। राइट। सो ये बस आज का आर्टिकल हम बस यहीं तक ही है हमारा। ये आज हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। लो टेम्परेचर वाला चैप्टर चल रहा था हमारा, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर का, ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट शुरू करेंगे, अभी हम एक बार मैं शुरू करने जा रही हूँ थर्ड जो वो है यूनिट आपकी। फर्स्ट यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट कर दी थी मैंने। सेकेंड यूनिट में हाफ पार्ट से ज़्यादा हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। सेकेंड यूनिट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस की थी, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ की है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ का पार्ट हम बाद में ले लेंगे, क्योंकि एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, दो आते हैं और एक करना होता है। तो एक क्वेश्चन आपको लो टेम्परेचर में से ज़रूर मिलेगा। लो टेम्परेचर का चैप्टर हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। पहले मैं यूनिट थर्ड स्टार्ट कर लेती हूँ। यूनिट थर्ड और फोर्थ करने के बाद हम जो बचा हुआ पार्ट है यूनिट सेकेंड का वो कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा यूनिट थर्ड से होगा। यूनिट थर्ड के अंदर हमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। सो यूनिट थर्ड क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की है और यूनिट फोर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की है। जैसा कि इस पेपर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स की आपकी फर्स्ट 2 यूनिट्स थी और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की आपकी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है। तो पहले मैं स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करूँगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स।